अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो याद रखिए कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिनसे आप नावाकिफ हैं। इन फीचर्स को यूज करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको पेड वर्जन की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो मेरी डिस्कशन प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 3 के साथ हुई वो इसमें मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि tradingview.com ओपन करने के बाद सुपर चार्ट्स आपने सेलेक्ट करने हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपके लेफ़्ट जो मेन्यू है उसमें से आपको जितने भी टूल्स फेवरेट करेंगे आपके फेवरेट बार में यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम ज़्यादातर यही टूल्स यूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा किसी टूल की फंक्शनैलिटी अगर आपको सीखनी हो तो वो सेपरेटली आप सीख सकते हैं, मुझसे भी सीख सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करना चाहें वहाँ से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं ना तो ये मेजर टूल है जिससे बेसिकली हम पिप्स कैलकुलेट करना सीखते हैं कि एक सर्टन एरिया से एक सर्टन एरिया तक दरमियान में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, या हम किसी एक सर्टन एरिया को जूम इन करना हो तो ये हम जूम इन का टूल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो यूजेज है वो इसी फेवरेट बार के अंदर जो आइटम्स सेलेक्ट हुए हुए हैं वही होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक दफ़ा देख लें। आपको यहाँ पे एक मैग्नेट टूल नज़र आ रहा है आपके लेफ्ट मेन्यू आइटम के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसको कुछ लोग ऑन रखते हैं, कुछ लोग ऑफ रखते हैं। ऑन रखने से फ़ायदा क्या होता है वो आप देख लीजिए कि अगर आप अपने पास रेक्टेंगल टूल या ये बॉक्स टूल अगर आप अपने पास सेलेक्ट करते हैं तो ये मैग्नेट की वजह से आपका जो ये क्रॉसहेयर, ये जो कर्सर ये आपके पास जो नज़र आ रहा है ना, ये बार्स के ऊपर एक मैग्नेटिकली जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपको मतलब एक्यूरेटली यहाँ पे खुद ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका माउस खुद से ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है। अब मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ तो ये देखिए इस कैंडल पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी एक कैंडल ले लें और मैं बॉक्स टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखें कि मैंने एक दफ़ा माउस इसके ऊपर लेके आया तो इस वक्त जो मेरा कर्सर है वो इस ग्रीन कैंडल के एक्सट्रीम टॉप यानी कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं इसको हल्का सा मूव करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लोज करूंगा तो ये इसकी ओपनिंग प्राइस पे आ गया और नेक्स्ट इसको मूव करूंगा तो ये लो पे चला गया। तो बड़ी इजीली आप एरियाज एक कैंडल के मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट टूल। अगर मैग्नेट टूल अगर आपका ऑफ है तो अब आपका जो कर्सर है ना वो आपके माउस की मूवमेंट पे मूव करेगा। अब वो मैग्नेटिकली यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप एक्यूरेटली मार्किंग नहीं कर सकते, वो फिर आपको बहुत जूम इन करके जाके देखना पड़ता है कि हाँ जी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया या नहीं हो गया। तो बेहतर है कि मैग्नेटिक टूल आप ये मैग्नेट टूल आप ऑन कर लें और फिर आप बॉक्स मार्क करेंगे तो आपका एक्यूरेटली पूरी कैंडल के ऊपर ये बॉक्स मार्क हो जाएगा। और अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉडी मार्क हो जाए तो आप यहाँ से एक दफ़ा यूं उसको पकड़ के मूव करेंगे तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो है ये मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको शक की गुंजाइश नहीं होगी कि पता नहीं सेलेक्टेड एरिया प्रॉपरली मार्क हुआ है या नहीं हुआ। मैग्नेट टूल की वजह से ये चीज़ है वो आसान हो जाती है। तो ये मैं अपने पास मार्क रखता हूँ। इसका यूज़ क्या है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये एक आई बनी हुई है, जितनी भी आप मार्किंग करेंगे ये आई पे क्लिक करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। बेसिकली हाइड एंड अनहाइड का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट मेन्यू है इसके अंदर ये वाले टूल्स इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक करके इसमें जाके ये फेवरेट कर लीजिएगा और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ करने हैं, फिबोनाची कहाँ पे यूज़ करना है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे यूज़ करनी है, बॉक्सेस कहाँ पे यूज़ करने हैं, वो आपको इधर ही हम यूज़ करते हुए नज़र आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका यूजेज क्या है। लेकिन ओवरऑल लेफ्ट मेन्यू के अंदर यही कुछ है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहे हैं तो आपके पास ये इतने सारे टाइम फ्रेम्स ऊपर नहीं आ रहे होंगे।
यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक डी लिखा हुआ होगा। डी के साथ ये एक छोटा सा एरो बना होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने टाइम फ्रेम्स जो है ना वो फेवरेट कर लेंगे। और जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो हमने टाइम फ्रेम्स यूज करने हैं वो है वीकली, डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। ठीक है, ये बाकी जो मैंने यूज किए हुए हैं ये मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। अभी फिलहाल आपका लर्निंग का सारा सिलसिला चल रहा है, तो आपने यही 4 अपने पास फेवरेट कर लेने हैं। आपने उसमें से फेवरेट कर लेना है 1 डे, उसके बाद 4 आवर, 1 आवर और 1 डे के अलावा 1 वीक। ये 4 आप अपने पास फेवरेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 4 नज़र आ जाएंगे। 1 आवर नज़र आएगा, 4 आवर नज़र आएगा, 1 डे नज़र आएगा एंड 1 वीक नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फेवरेट कर लीजिए इनको। बाकी उसके बाद यहाँ पे कैंडल्स आपने किस शक्ल की रखनी है, हॉलो रखनी है या इस तरह की चीज़ें। अगर आपने लाइन चार्ट देखना है, हमने बिल्कुल भी नहीं देखना, हमने सॉलिड कैंडल्स ही देखनी होती हैं, तो कैंडल्स ही आपने सेलेक्ट करके रखनी है। हम कैंडल्स को ही स्टडी करेंगे, हम इसके अलावा और कोई भी चार्ट नहीं स्टडी करते, ना ही लाइन चार्ट करते, ना ही बार चार्ट, ना ही कोई और उसके अलावा जहाँ तक बात रही इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स अगर कभी हमें कोई यूज़ करने पड़ गए तो कर लेंगे, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंडिकेटर को यूज़ करने की। बाकी जो पेड वर्जन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो जिसके अंदर आता है बार रीप्ले। अगर फॉर एग्जांपल आप हिस्टोरिकल डेटा जाके स्टडी करना चाह रहे हैं और आप बार रीप्ले करके देखना चाह रहे हैं तो आप बार रीप्ले यूज़ करते हैं। अब ये बार रीप्ले का जो फीचर है ये सिर्फ प्रीमियम में, ये फ्री में नहीं आता। तो आप इसको पीछे करके आप इसको प्ले करेंगे 10x स्पीड के ऊपर तो आपकी बार्स जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये पर्पज़ है बार रीप्ले का। लेकिन अगेन ये आपको प्रीमियम में मिलेगा। वो जब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा, ये सारा लर्निंग वगैरह हमारा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बेशक प्रीमियम इसका पेड वर्जन बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और फ्री वर्जन के अंदर आपको एक लेआउट फ्री में मिलती है, अदरवाइज पेड के अंदर आपको 5 मिलती हैं, फिर इस तरह 20 मिलती हैं, डिफरेंट पेड लेवल्स हैं। तो जो फ्री वर्जन है उसमें आपको एक लेआउट फ्री मिल जाती है। यहाँ पे आपको जिस तरह ये PM बैच नंबर 3 की एक लेआउट नज़र आ रही है, ये एक लेआउट है। और मेरे पास यहाँ पे क्योंकि पेड वर्जन है तो मेरे पास मल्टीपल लेआउट्स नज़र आ रही हैं। उसमें मैंने एक आपके नाम से बनाई हुई है, आप लोगों के बैच के नाम से, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब इस एक लेआउट को हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए अब हम आ जाएंगे अब राइट मेन्यू के ऊपर। अब वो राइट मेन्यू का इस्तेमाल हम साथ साथ समझते जाएंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो आ जाते हैं हम इम्पल्स एंड करेक्शन के ऊपर। अब अपना टॉपिक हम डिस्कस करना शुरू करते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और साथ ही में हम अपना राइट वाला मेन्यू भी डिस्कस कर लेंगे जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो है वो ट्रेडिंग व्यू की फ्यूचर में यूज़ करनी है, जिसका ताल्लुक जो है वो डेमो ट्रेड्स के साथ है या प्रैक्टिस ट्रेड्स के साथ है, तो वो अभी उसका टाइम नहीं है। वो जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम डेमो ट्रेड्स के ऊपर आएंगे, तो कुछ चीज़ें हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नाउ अभी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो डिस्कस की है दैट इज़ इनफ। इतनी ट्रेडिंग व्यू की काफ़ी है। और ये जो जितने भी टूल्स हैं इनका यूजेज आप साथ साथ देखते जाएंगे। फिलहाल जो अभी हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो है पाथ। और पाथ हमें कहाँ से यूज़ करना पड़ता है, हमें मार्क करना पड़ता है इम्पल्स एंड करेक्शन। अब फॉर एग्जांपल हम ये बेरिश लेग को अगर स्टडी करें तो हम इसमें देखेंगे कि मार्केट ने हमारे पास ये 1 लेग मूव, सिंगल लेग मूव है, इसमें किसी भी कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया। यहाँ पे अगर हम रुक जाएं और हम देखते हैं कि क्या मार्केट ने इसके हाई से ऊपर ट्रेड किया, तो यहाँ पे किया हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये छोटी सी एक करेक्शन बनी है, लेकिन ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रह सकी। मार्केट यूँ नीचे आई है, उसके बाद ये करेक्टिव मूव बनी है, फिर ये लो बना है। अब यहाँ पे प्राइस इसके हाई से ऊपर ट्रेड नहीं हुई तो ये नीचे ही आ रही है। यहाँ पे देखें ये भी इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है। इसके बाद इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, ये भी इनसाइड कैंडल है। यहाँ पे नीचे ट्रेड किया है, लेकिन अब यहाँ से करेक्टिव मूव स्टार्ट हो गई क्योंकि इस लोएस्ट लो वाली कैंडल के
हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर गई है। अब यहाँ पे देखें ये सब कैंडल्स जो हैं ये इसी करेक्टिव मूव के अंदर ही चल रही हैं। अब करेक्टिव मूव कब खत्म होगी? जब ये लोएस्ट लो की कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड कर जाएगी, और यहाँ पे जाके मार्केट ट्रेड कर गई है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने इस लो के नीचे ये लो क्रिएट कर दिया है, फिर उसके बाद ये लो क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे करेक्टिव मूव आ गई है अगेंस्ट द ट्रेंड, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई है, फिर ये करेक्टिव मूव हमारे पास आ गई है, और फिर ये इस तरीके से हमारे पास ये करेक्टिव मूव चल रही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ये इस तरह की अजीब सी लाइनें ड्रॉ करनी है, वो सिर्फ आप लोगों की समझने के लिए ड्रॉ की हैं। अदरवाइज एक्यूरेटली अगर इस चीज़ को ड्रॉ किया जाए तो किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा पाथ पे, वो दोबारा देख लें। पाथ टूल हमने पकड़ लिया, यहाँ पे ये फर्स्ट करेक्टिव मूव आ गई हमारे पास। अब ये मार्केट यहाँ पे लो बना रही है, यहाँ पे हमारे पास ये करेक्टिव मूव आई यूँ, फिर उसके बाद ऐसे आ गई करेक्टिव मूव, और फिर ये इम्पल्स आ गई, ये करेक्शन आ गई, और ये इम्पल्स आ गई। ठीक है, तो मार्किंग जो है वो आपकी ऐसे होगी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ कैंडल बाय कैंडल जो है वो नीचे लेके आ रहा था। अब ये पाथ आपने एक फॉर एग्जांपल मार्क कर दिया है। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो मार्किंग्स है ना वो मिक्स ना हो, और आप एफिशिएंटली डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर या डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आप ये पाथ्स को मार्क कर लें। तो आप ऐसे समझ लें कि ये देखें, ये मैंने 15 ऑफ जून से लेके 23 ऑफ जून तक का मैंने एक पाथ मार्क किया है। अब मैं अपने राइट मेन्यू में अगर आता हूँ, ऑब्जेक्ट ट्री मुझे नज़र आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट ट्री में आप देखें तो ये पाथ है। इस पाथ को मैं अगर एक ग्रुप के अंदर, ये ऊपर एक ग्रुप एडिशन का एक बटन है, मैंने क्लिक किया है तो एक ग्रुप क्रिएट हो गया। इस ग्रुप का मैं नाम रख देता हूँ 15 ऑफ जनवरी टू 23 ऑफ जनवरी जून, 15 ऑफ जून टू 23 ऑफ जून। मैंने इसको मार्क कर लिया। अभी मेरे पास एक ग्रुप बन गया है, और इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हाइड हो गया। पुरानी मार्किंग हम जरा यहाँ से खत्म कर लेते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पे एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर मैंने 15 ऑफ जून टू 23 ऑफ जून एक पाथ अपने पास स्टोर कर लिया। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्किंग हो जाती है तो आपको डिस्टर्बेंस होती है, फिर आप कहते हैं कि यार एक और लेआउट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि एक लेआउट से भी आप वेरी एफिशिएंटली नीट एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक और मार्किंग कर लें। अब इधर ही फॉर एग्जांपल अगर आप जाके कहते हैं जी मैं डेली टाइम के ऊपर भी सेम जगह को मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, तो अब यही जगह पे हमने 4 आवर टाइम फ्रेम की मार्किंग की थी, इसी जगह को हम मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो आप ये देखें मार्केट यहाँ पे लोएस्ट लो के बाद इससे ऊपर ट्रेड कर गई, तो हमारे पास किस तरह से बन गया, ये करेक्टिव मूव आ गई, ये हमारी इम्पल्स थी, ये करेक्शन आ गई, उसके बाद ये हमारे पास इम्पल्स आ गई, और ये अब करेक्शन चल रही है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के साथ 4 आवर का भी अगर पाथ अवेलेबल हम करवा दें तो ये देखेंगे खिचड़ी मच गई है ना, तो ये डिस्टर्बेंस हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये ग्रुप जो है ना फ़ायदा देगा, और इसको आप सेपरेटली मार्क कर लें। इसका आप नाम रख लें डेली मार्किंग। ठीक है, तो इसको भी आप हाइड कर लें। अब आपके पास दो मार्किंग्स सेपरेटली सेव हो गई हैं एक ही लेआउट के अंदर। अब आप 1 आवर पे चले जाएं। 1 आवर पे जाके आपके पास अब ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन बन रहा है। अब आप इसको मार्क करना शुरू करें। मार्केट ने ये इम्पल्स क्रिएट की, उसके बाद ये करेक्शन, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड क्रिएट किया है, ये यहाँ तक आ गई मार्केट, ये आ गई करेक्शन, फिर ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन,
ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, करेक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 आवर का पाथ हो गया, इसको आप मार्क करके रीनेम कर दें 1H। तो अब आपके पास तीनों पाथ्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के सेम लेआउट के ऊपर मार्क कर दिए। अब इन तीनों को मैं एक वक्त में मार्क शायद ना कर सकता क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही थी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ट्री एंड इस ग्रुपिंग की वजह से एक ही लेआउट को मैंने एफिशिएंटली यूज कर लिया है, और इस तरीके से हम बहुत आसानी से एक ही लेआउट को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको सबसे पहली तो जो चीज है इम्पल्स एंड करेक्शन, उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ बारीकियां हैं जो समझने वाली हैं, और कुछ लोग हमारे पास लास्ट सेशन में नहीं थे जो अभी ज्वाइन किया है जिन लोगों ने, तो उनको भी फायदा हो जाएगा, ज़रा रिवाइज हो जाएगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने पास मार्क करते हैं इम्पल्स एंड करेक्शन। हमारे पास इस वक्त जो मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमें इस वक्त ट्रेंड जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बुलिश ट्रेंड है, बिकॉज मार्केट यहाँ पर हाई लो के बाद हाई एंड देन हायर लो एंड हायर हाई, फिर हायर लो एंड हायर हाई, इस तरह क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। हमें पता चल रहा है, आंख से देख के पता चल रहा है, बगैर अगर कोई बंदा हमें ना भी बताए कि मार्केट इस वक्त क्या कर रही है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सीढ़ियाँ जिस तरह से ऊपर चढ़ती हैं हमारे घर की, उसी तरह से ये प्राइस भी ऊपर जा रही है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि प्राइस इस वक्त बुलिश है। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो हमारे पास जो इम्पल्स की डायरेक्शन होती है वो भी बुलिश होती है, और जब मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड थोड़ी सी मूवमेंट देती है उसको कहा जाता है करेक्शन। तो आप ये देखें कि हम बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे प्राइस बुलिश जा रही थी, और ये वो एरिया है जहाँ पे प्राइस बेरिश हो रही थी। तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इम्पल्स, और जो ये एरिया है जहाँ पे प्राइस नीचे जा रही थी ये क्या कराएगा, ये कहलाएगा करेक्शन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नेकेड आई से, हमने देख लिया कि भाई इम्पल्स करेक्शन ऐसे मार्क करते हैं, और कैंडल बाय कैंडल अगर इम्पल्स एंड करेक्शन मार्क करने की हम प्रैक्टिस दोबारा कर लें तो वो इस तरह से होता है कि जब एक कैंडल अपने हाईएस्ट हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है और लो से नीचे ट्रेड नहीं करती, तो हम कहते हैं कि इम्पल्स जो है वो कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, इसके हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड किया और इस रेड कैंडल के लो के नीचे ट्रेड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये कैंडल हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, इस कैंडल के हाई से भी थर्ड कैंडल ने इससे ऊपर ट्रेड किया है, लो से नीचे ट्रेड नहीं किया, तो इसका मतलब है ये इम्पल्स है। इसी तरह आप देखें कि ये 5 कैंडल्स हमारे पास प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड करता हुआ ऊपर जा रही हैं, यहाँ तक कि हमारे पास ये 6th कैंडल आ गई, उसने भी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर ही ट्रेड किया, ऑल्दो वो रेड कलर की है फिर भी वो इम्पल्स को कंटिन्यू कर रही है। और उसके बाद ये आपको 2 कैंडल ये भी ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे आके जो हमारे पास सिचुएशन बनती है ना, यहाँ पे हमने देखा कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास ये लास्ट जो बनी थी, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आएगा कि इस लास्ट कैंडल पे मार्केट ने हमारे पास कैसा बर्ताव किया। ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है, इसने ना हाई से ऊपर ट्रेड किया ना नीचे किया है, ये भी इनसाइड है, इसने इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ना ही ऊपर ट्रेड किया ना ही नीचे किया। लेकिन ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसके लो से नीचे ट्रेड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब इम्पल्स के बजाय एक करेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, इसने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड कर लिया। तो इसको हम मार्क किस तरीके से करेंगे, पाथ टूल से हम इस तरह से मार्क करेंगे हाई तक, और उसके बाद करेक्शन को हम कहाँ तक मार्क करेंगे, यहाँ पे ऐसे।
अब क्या करेक्शन यहाँ पे मुकम्मल हो गई है? मुकम्मल कब होगी? जब ये हाईएस्ट हाई के हाई से ऊपर दोबारा ट्रेड कर जाएगी तो हम कहेंगे हमारी करेक्टिव मूव बस यहीं तक थी, अब दोबारा इम्पल्स जो है वो चलना शुरू हो गई है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया अगली कैंडल ने भी इसके लो के नीचे ट्रेड कर दी है, तो हमने कहा ये तो इम्पल्स के बाद अभी करेक्शन जो है वो भी चल रही है। उसके बाद देखते हैं क्या अगली कैंडल ने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर दिया? नहीं किया, उसने फर्दर और नीचे ट्रेड कर दिया। इसका मतलब है कि करेक्शन अभी भी हमारी चल रही है। अब हमने नेक्स्ट कैंडल को देखा तो हमें नजर आया कि अब ये इसकी मूवमेंट दोबारा अपवर्ड्स तो हो गई है, लेकिन हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के हाई से ऊपर अभी तक इस कैंडल ने ट्रेड नहीं किया, ना ही नेक्स्ट कैंडल ने किया। लेकिन ये थर्ड कैंडल फाइनली इस हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर गई। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये करेक्टिव मूव कंक्लूड हो चुकी है। अगर ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से ऊपर ये कैंडल ट्रेड ना करती और हमारे पास मार्केट एक इस तरह का बिहेवियर करती कि ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनाने के बजाय मार्केट यहां पे एक रेड कैंडल यूं करके बेरिश बना देती, ठीक है, तो फिर क्या होता कि हम ये एरो को उठा के यहाँ पे ले आते और हम कहते कि अभी भी करेक्टिव मूव हमारी नीचे चल रही है, और फिर हम वेट करते कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाए, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि करेक्टिव मूव जो है वो अब खत्म हो चुकी है और इम्पल्स जो है वो दोबारा इनिशिएट हो गई है। ठीक है, इस वजह से हम हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर हमेशा नजर रखते हैं कि करेक्टिव मूव कंक्लूड कब होगी। आगे हम चलते हैं और यहाँ पे देखें कि मार्केट अब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल ये बन गई, फिर हाईएस्ट हाई वाली कैंडल बन गई, फिर ये बन गई और फिर ये बन गई। तो अब फिर यहाँ पे आप मार्क कर लें, हमारे पास जो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है इसको मार्क कर लें, इस ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब देखेंगे कि इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया, तो नेक्स्ट कैंडल ने तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल नीचे ट्रेड कर गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने दोनों ने इक्वल लोज बनाए एंड इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड कर गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करेक्टिव मूव है वो कहाँ से इनिशिएट हुई है? यहाँ से हमारे पास इम्पल्स इनिशिएट हुई यहाँ तक, करेक्टिव मूव इनिशिएट हुई यहाँ तक, और फाइनली मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर गई। ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्स यहाँ तक आ गई। अब फिर हाईएस्ट हाई वाली कैंडल हमारे पास यहाँ पे आ गई है, और ये अब रेफरेंस पॉइंट बन गया, बल्कि अब ये नहीं बन गया, रेड वाली कैंडल बन गई क्योंकि उसका हाई से ज़्यादा ऊपर है। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट रेड वाली कैंडल है। अब मार्केट रेड इस लो से नीचे ट्रेड कर गई और हमने वेट किया मार्केट जब इससे ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास करेक्टिव मूव कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, और ये इम्पल्स दोबारा चल पड़ी, और फिर ये करेक्टिव मूव, फिर इम्पल्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से हम इम्पल्स एंड करेक्शन को मार्क करते चले जाएंगे। ठीक है, और अब ये जो हमने सारा कुछ जो मार्किंग की है, ये क्योंकि हमने 1 आवर पे मार्क की है, तो हम इस सारी चीज़ को ड्रैग करके इस 1 आवर के ग्रुप में ड्रॉप कर देंगे और 1 आवर को हाइड कर देंगे, तो हमारे पास दोबारा से चार्ट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब आप सेपरेटली 1 आवर की मार्किंग, डेली की मार्किंग और 4 आवर की मार्किंग सेपरेटली अपने पास देख सकते हैं। इस तरीके से आप एफिशिएंटली सिंगल लेआउट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो रूल्स डिस्कस करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं कुछ सिनेरियोज क्रिएट करूंगा पल्स एंड करेक्शन के। वो सिनेरियो क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैंडल है, आपको ये पता है कि मार्केट ने इस लोएस्ट लो के नीचे ट्रेड नहीं किया, तो ये भी इम्पल्स हमारे पास कंटिन्यू हो रही है, ये भी इम्पल्स जो है वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास मार्केट जाके ना सिचुएशन बनाती है इस तरह से कि जो कैंडल है इसका
हाइज बराबर है, इसके हाई के साथ हम ये इक्वल हाइज बना देते हैं, ठीक है। ज्यूम कर लेते हैं कि जी इक्वल हाइज है, ठीक है। इक्वल हाइज का सिचुएशन है आपके पास। अच्छा, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि इम्पल्स को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, और करेक्शन के इनिशिएशन के लिए मार्केट को हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना है। तो अब हमारे पास इस एग्जांपल में यहाँ पे आ गई हैं दो कैंडल्स जिनके हाईज हैं इक्वल। तो अब कौन सी वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करेगी मार्केट, तो हम कहेंगे कि करेक्टिव मूव इनिशिएट हो गई है। तो स्पेसिफिकली इस केस में जहां पे इक्वल हाईज आ जाते हैं, मार्केट बेशक इस छोटी कैंडल के लो के नीचे भी ट्रेड कर जाए, तो हमारे पास करेक्टिव मूव जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिकॉज हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना है ना, तो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी है, ये दोनों हैं। तो मार्केट बेशक इसके लो के नीचे ट्रेड करे या इसके नीचे ट्रेड करे, इसके लो के नीचे ट्रेड करेगी तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे तो ट्रेड कर ही जाएगी ना, मार्केट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कोई शक नहीं रहेगा कि करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई है या नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर इक्वल हाइज, मार्केट जब इक्वल हाइज वाली कैंडल की छोटी कैंडल के नीचे भी ट्रेड कर जाए, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं या यही एंटिसिपेट करते हैं कि करेक्टिव मूव एक स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद अगर कैंडल यहीं से ऊपर बुलिश हो जाती है, तो हम इस सिनेरियो में मार्किंग किस तरीके से करेंगे, हम मार्क करेंगे यहाँ से लेके हाईएस्ट हाई तक इम्पल्स, करेक्शन एंड देन इम्पल्स, ठीक है। यहीं पे हम एक और सिचुएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको, इस सिचुएशन का नाम है इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमने इक्वल हाइज क्रिएट किए थे, हम यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये कि ये फोर्थ कैंडल जो है हमारे पास, ये थर्ड कैंडल जो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल है उसके बाउंड्रीज के अंदर एक कैंडल क्रिएट हुई है, और फिफ्थ कैंडल इस इनसाइड कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करने के बाद यहां से हो जाती है बुलिश, ठीक है। तो अब बजाहिर तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी बुलिश, फिर बेरिश हुई और फिर ऊपर गई है। तो नेकेड आई एनालिसिस तो आपको ये बताता है कि मार्केट को यहाँ से बुलिश होने के बाद इस तरीके से बेरिश होने के बाद यूं जाना चाहिए। लेकिन इम्पल्स, करेक्शन एंड इम्पल्स इस तरीके से मार्क हम नहीं करेंगे, बिकॉज कंट्रोल जो है वो है हमारा हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के पास कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल सारा इसके पास है। जब तक इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस ट्रेड नहीं करेगी, तो हमारे पास करेक्टिव मूव इनिशिएट ही नहीं होगी, ठीक है। तो करेक्टिव मूव के इनिशिएशन के लिए हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड होना जरूरी है, और उसके बाद हाईएस्ट हाई की कैंडल के हाई से ऊपर जब मार्केट वापस ट्रेड कर जाएगी, तो फिर हमारे पास करेक्टिव मूव कंप्लीट हो जाएगी और हम फिर इस तरह जिग जैग मार कर सकते हैं। लेकिन इनसाइड कैंडल के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक सिंगल लेग मूव ही कहलाएगी कि मार्केट ने यहां से सिंगल लेग, वन लेग इम्पल्स मूव क्रिएट की है, यहां पे बीच में कोई करेक्शन नहीं आई है, ठीक है। ये दो जो केसेस थे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इनसाइड कैंडल का और उसके बाद इक्वल हाइज का। अब इसी चीज को बेरिश के इसमें, बेरिश मार्केट के अंदर अगर हम स्टडी करें, तो बेरिशनेस के केस के अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं, हमारे पास ट्रेंड ऑपोजिट हो जाता है ना। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पल्स है वो बुलिश है और करेक्शन जो है वो बेरिश है।
ये इम्पल्स बुलिश है, करेक्शन बेरिश है, और फिर इम्पल्स बुलिश है। लेकिन बेरिश सिनेरियो के केस में हमारे पास जो इम्पल्स है वो होती है बेरिश, और जो करेक्टिव मूव है वो हमारे पास होती है बुलिश। अब इस केस में हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, मार्केट की ये इम्पल्स है क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, और उसके बाद जो करेक्शन है वो हमारे पास बुलिश है। अब इस केस में अगर हमारे पास इक्वल लोज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट क्या करती है कि इक्वल लोज क्रिएट करती है, और मार्केट इक्वल लोज के बाद छोटी वाली कैंडल के हाई से ऊपर ट्रेड कर जाती है, तो इस केस में ये करेक्टिव मूव वैलिड कहलाएगी, क्योंकि कंट्रोल जो है वो इक्वल लो वाली यानी कि लोएस्ट लो वाली कैंडल के पास होगा ना। तो हम यहां पे कर देते हैं इक्वल लो। कंट्रोल किसके पास है, लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना है तो कहलाएगी करेक्टिव मूव, ठीक है। करेक्शन तब होगी जब लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाएगी। तो इक्वल लोज के केस में ये जो छोटी कैंडल है कंट्रोल इसके पास भी है इसके पास भी है, तो मार्केट बेशक इसके हाई से ऊपर ट्रेड कर जाए या बेशक पहली वाली कैंडल से भी ऊपर ट्रेड कर जाए, तो हमारे पास करेक्टिव मूव जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। और इसी तरीके से इनसाइड कैंडल का भी रूल समझ लीजिए फॉर बेरिश सिनेरियो। अगर मार्केट एक इनसाइड कैंडल क्रिएट करे और इस इनसाइड कैंडल के हाई से ऊपर मार्केट ट्रेड करने के बाद मार्केट बेरिश हो जाए, तो ये हमारे पास इनवैलिड करेक्शन है। ये करेक्शन वैलिड नहीं है, ये सिंगल लेग मूव है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड किया था कि ये सिंगल लेग मूव है, इसी तरीके से ये वाली भी हमारे पास सिंगल लेग मूव कहलाएगी। तो आपके ज़हन में अ, अब आपके ज़हन में जो है वो ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम ये क्यों मार्क करेंगे, करेक्टिव मूव्स क्यों मार्क करेंगे, पर्पस क्या है इसका। तो पर्पस ये करेक्टिव मूव एंड इम्पल्स को मार्क करने का ये है कि हमने बेसिकली एक चार्ट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर नेकेड आई से तो हम बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, लेकिन मार्क करके हम असल में उन हाईज एंड उन लोज का को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जिनको ब्रेक करने के बाद मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है। आपने ये देखा है कि चार्ट हमारे पास यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हम देख रहे हैं, मार्केट कभी बुलिश हो रही है कभी बेरिश हो रही है। तो ट्रेड करने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या अब आगे फर्दर बुलिश रहेगी या फर्दर बेरिश रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी देर के लिए बेरिश हो गई, फिर उसके बाद मार्केट इवेंचुअली बुलिश हो गई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बेरिश हो गई, फिर इवेंचुअली बुलिश होगी। तो ऐसी क्या चीज़ है चार्ट के ऊपर जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि अब मार्केट ने बेरिश रहना है फॉर द टाइम बीइंग और उसके बाद बुलिश हो जाना है। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं या ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट अब अपना बिहेवियर चेंज करने वाली है या कंटिन्यू रखने वाली है। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको प्रॉपरली मार्क करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें इम्पल्स एंड करेक्शन के अंदर। तो फिर मूविंग फॉरवर्ड आप इम्पल्स एंड करेक्शन से ही स्ट्रक्चर मार्किंग सीखते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर मार्किंग का सबसे पहला जो रूल है जिसको कहा जाता है पुल बैक, पुल बैक को हम अभी सीखते हैं।
और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पुल बैक्स को किस तरीके से मार्क किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप भी अपने पास ऑब्जेक्ट ट्री में ये इसी तरह की डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं और आप चाहते हैं कि ये भी मेरे पास सेपरेटली सेव हो जाएं, तो आप इनको कंट्रोल प्रेस किए रखने के बाद माउस का बटन क्लिक करने के बाद जब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये वाले अब बस कैंडल सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे और फिर इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखने के बाद जब माउस को ड्रैग करेंगे तो ये वाला एरिया इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस सारी चीज को आप एक ग्रुप में बंद कर दें और यहाँ पे आप लिख दीजिए कैंडल मार्किंग डायाग्राम। तो ये आपके पास आपके कब्जे में आ गई है, ठीक है। अच्छा, तो फुल बैक मार्किंग के लिए हम आते हैं जी डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं इम्पल्स एंड करेक्शन। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर इसी को देखते हैं हम। हमारे पास जितनी भी करेक्टिव मूव्स होती हैं इनको कहा जाता है पुल बैक्स, ठीक है। तो जितनी भी इम्पल्स के बाद करेक्शंस आ रही है, अब यहाँ पे इस केस में जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने जो मार्क किया है, हमारे पास एक ही करेक्टिव मूव नजर आ रही है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब है, हमारे पास पुल बैक एक ही है। हम इसको लाइन के साथ मार्क कर लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे पुल बैक, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया है कि करेक्टिव मूव को पुल बैक भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको मार्क करेंगे विद अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको आप लिख देंगे अपने पास पुल बैक। और इस पुल बैक को भी आप अपने पास डेली मार्किंग के ग्रुप के अंदर ड्रैग करके इसको हाइड कर दें। और उसके बाद आप आ जाइए 4 आवर पे, ताकि हम ज़्यादा सारे ज़रा मार्किंग कर लें, ताकि फिर हम एक नतीजे पे पहुँचें। इंड्यूसमेंट को भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास देखें कि कितने सारे पुल बैक्स आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें और इसको मार्क करें, तो हमारे पास एक पुल बैक ये आ रहा है, फिर उसके बाद एक पुल बैक ये आ रहा है, उसके बाद एक पुल बैक हमारे पास ये, फिर उसके बाद ये कुछ हुआ, ठीक है। यहीं पे इसी सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने हमारे पास कितने पुल बैक्स क्रिएट किए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। जब पुल बैक्स मार्क करने के बाद आप ये देखते हैं कि मार्केट ने इन पुल बैक से ऊपर ट्रेड नहीं किया, मतलब आपने पुल बैक मार्क तो कर लिया लेकिन प्राइस ने इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड नहीं किया। देखिए मार्केट नीचे नीचे जा रही है ना, एक पुल बैक क्रिएट किया नीचे चली गई, फिर पुल बैक क्रिएट किया नीचे चली गई, फिर ये पुल बैक क्रिएट किया और मार्केट नीचे आ गई। लेकिन 3 पुल बैक्स क्रिएट करने के बाद मार्केट एक पुल बैक लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि लेटेस्ट पुल बैक जो है ना हमारे पास, लेटेस्ट पुल बैक से क्या मुराद है, जो रिसेंटली बना है हमारे पास। अगर हमारे पास प्राइस इस तरीके से बेरिश हो रही होती, मतलब कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मार्केट अभी ये लाइव चल रही है और मार्केट ये बेरिश कैंडल्स नीचे बना रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे रीसेंट मोस्ट रीसेंट पुल बैक कौन सा है, तो आप कौन सा वाला बोलेंगे। ये है हमारे पास पुल बैक नंबर 1, ये है हमारे पास पुल बैक नंबर 2 और ये है पुल बैक नंबर 3। मार्केट बेरिश हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, हम एज्यूम करें कि दिस इज द लाइव प्राइस एक्शन। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मोस्ट रीसेंट लेटेस्ट पुल बैक कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे। कोई बताए बंदा, बेशक मैसेज करके बता दें। नंबर 3 से बिल्कुल ठीक बोला आपने, नंबर 3 इज द मोस्ट रीसेंट पुल बैक।
तो जो मोस्ट रीसेंट पुल बैक होता है ना, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल। ठीक है, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल। अब हमारे पास जिस वक्त प्राइस, अब मैंने 1 पे क्यों लिखा है पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त प्राइस हमारे पास इस लेवल पे थी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस अभी हमारे पास इस लेवल पे ट्रेड हो रही है और अभी हमारे पास सिर्फ पुल बैक नंबर 1 ही क्रिएट हुआ है, तो इस टाइम पे हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल या मोस्ट रीसेंट पुल बैक लेवल कौन सा था? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास मोस्ट रीसेंट पुल बैक लेवल था, तो इसलिए हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल भी नंबर 1 था। उसके बाद हमने देखा कि जो प्राइस है वो यहां से फर्दर नीचे ट्रेड कर गई। ठीक है, तो हमारे पास इस दौरान पुल बैक नंबर 2 बन गया। तो अब हमारे पास मोस्ट रीसेंट कौन सा है पुल बैक? नंबर 2। हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा होगा? नंबर 2। जब नंबर 2 हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल बन जाएगा, तो अब हमारे पास नंबर 1 पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल नहीं रहा, वो सादा एक पुल बैक है, बस पड़ा हुआ है उधर। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है? वो है नंबर 2। अब जब फर्दर मार्केट नीचे ट्रेड कर गई, लोएस्ट लो वाली कैंडल से नीचे ट्रेड कर गई, तो अब हमारे पास पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा बन गया है? वो बन गया 3। नंबर 3। और नंबर 2 जो है वो हमारे पास अब पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल नहीं रहा। ठीक है, पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल को आगे ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं क्या करती है मार्केट। अब हमने देखा कि मार्केट यहां पर पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई। मार्केट ने पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, ये पहले पुल बैक क्रिएट किया, मतलब ये करेक्टिव मूव इनिशिएट की, और उसके बाद नीचे आके जब इस लोएस्ट लो वाली कैंडल के नीचे आ गई, तो हमारी करेक्टिव मूव कंप्लीट हो गई और ये पुल बैक बन गया हमारे पास। और अब इस पुल बैक यानी कि इस पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई, तो अब ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल नहीं रहा, अब ये बन गया है इंड्यूसमेंट लेवल। पहले था ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, अब ये एक्चुअली इंड्यूसमेंट लेवल बन गया, क्योंकि मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई है। ठीक है, समझ आई यहां तक बात आपको? जब तक मार्केट अपने रीसेंट पुल बैक से ऊपर ट्रेड नहीं कर रही थी, तब तक वो था पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, पर जैसे ही इस लेवल से ऊपर ट्रेड कर गई, तो अब ये इंड्यूसमेंट लेवल कंफर्म हो गया, अब ये बन गया है। पहले पोटेंशियल था कि हो सकता है ये बन जाए, लेकिन क्योंकि अब इससे ऊपर ट्रेड कर गई है, तो अब ये बन गया इंड्यूसमेंट लेवल। ठीक है, तो अब इस इंड्यूसमेंट लेवल के क्या फायदे नुकसान है, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। अभी तक आपका जो काम है वो यही है कि आपने अपने पास डेली एंड H4 टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले मार्क करनी है इम्पल्स एंड करेक्शन। इम्पल्स एंड करेक्शन मार्क करने के बाद आपने मार्क करने हैं पुल बैक्स, और पुल बैक्स के साथ साथ आपने पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल्स मार्क करने हैं। और जब पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाए, तो आपने मार्क कर देना है इंड्यूसमेंट का लेवल। ठीक है जी, अब्दुल रहमान भाई, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आपको इम्पल्स एंड करेक्शन समझ में आ गई है? वो आ गई। तो इम्पल्स एंड करेक्शन के अंदर जो आपके पास करेक्टिव मूव होती है ना, करेक्टिव मूव के 2 पार्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। पहला क्या होता है कि मार्केट अपने लोएस्ट लो वाली कैंडल से ऊपर ट्रेड कर जाए, तो ये हमारे पास करेक्टिव मूव इनिशिएट हो गई है, यानी कि पुल बैक इनिशिएट हो गया है। अभी बना नहीं है मुकम्मल, क्योंकि कोई पता नहीं है ना वो कहां तक जाएगा और फिर नीचे आएगा।
तो मार्केट जब इसे ऊपर ट्रेड करने के बाद लोएस्ट लो वाली कैंडल से नीचे ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास ये पुल बैक या हमारे पास करेक्टिव मूव मुकम्मल हो जाती है। जब ये करेक्टिव मूव मुकम्मल हो जाती है तो इस करेक्टिव मूव के हाईएस्ट लेवल के ऊपर हम एक लाइन मार्क कर देंगे और लिख देंगे पुल बैक, और साथ में हम ये भी लिख देंगे कि दिस इज दी पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल। ऐसे नवान भाई, इंड्यूसमेंट का क्या मतलब है और इससे क्या करना है अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे। अभी आप सिर्फ ये रटा मार लें कि इंड्यूसमेंट लेवल होता कौन सा है, इसने करना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका हसब नसब क्या है, ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी तक आपने इंपल्स एंड करेक्शन, पुल बैक और इंड्यूसमेंट लेवल पोटेंशियल एंड इंड्यूसमेंट लेवल कंफर्म, ये चार चीजें जो है ना ज़हन नशीन कर लेनी है। और इसके अलावा जो मैंने आपको जो दो चीजें बताई हैं कि इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज के सिचुएशन में आपका पुल बैक किस तरीके से इनिशिएट होता है, कैसे मुकम्मल होता है, और इनसाइड कैंडल अगर आ जाती है तो उस तरीके से आपने इंड्यूसमेंट लेवल या पुल बैक लेवल या करेक्टिव लेवल कैसे मार्क करना है, वो चीज़ें। और उसके बाद ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं आज। अब इसके आगे अगर मैंने आपको इंड्यूसमेंट का लेवल और इसके फ़ायदे नुकसान बताने शुरू किए ना तो ये पिछला सारा भूल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम अपनी डिस्कशन को इधर ही कंक्लूड करते हैं। सिर्फ ये याद रखें कि पुल बैक्स आपने मार्क करने या करेक्टिव मूव्स आपने मार्क करनी है, और पुल बैक्स को आपने पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल मार्क करना है। और जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल या पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाए तो अब वो पोटेंशियल इंड्यूसमेंट नहीं रहा, अब वो एक्चुअली इंड्यूसमेंट लेवल बन गया है। ठीक है, बस अभी फिलहाल इतना याद कर लें। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर इसमें मेरा एक कमेंट था कि ये जो आपने मार्किंग से बताई है ये तो बेरिश ट्रेंड में बताई है ना, कहीं ऐसा ना हो हमें मार्किंग में डिफिकल्टी हो बुलिश ट्रेंड में। जी, उसके लिए आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और बुलिश मार्क कर लेंगे। वैसे मैंने आपको बुलिश भी मार्क करके बताया है। ठीक है, ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। जी जी जरूर। सर अगर मतलब कि कैंडल्स इंपल्स बनाती जा रही हैं और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी ब्रेक कर दिया, तो फिर हम उसको एक ही कैंडल की बेस पे पुल बैक कंसीडर करेंगे। सामा भाई, मेरे ख्याल से आपने लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन पूछा था ना? नहीं सर, मेरा ये पहला ही क्वेश्चन है। अच्छा, आज आपका पहला क्वेश्चन। ओके जी, वन कैंडल इंड्यूसमेंट भी मार्क होती है अगर एक ही कैंडल हाई एंड लो को ब्रेक कर दे, लेकिन अभी फिलहाल आप उस रूल को इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, स्ट्रक्चर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसका हल आपको बता दूंगा, इस तरह की सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ वो भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम जरा इसको सिंपल रखते हैं। ओके सर एक क्वेश्चन है। जी इरफान भाई। अच्छा सर जी, जो ये रिसेंट पुल बैक है, अगर इसके ऊपर जो हमारी ये मार्केट ने कैंडल ने ऊपर ट्रेड किया है, तो जो ये इंड्यूसमेंट लेवल आपने मार्क किया है, ये हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म है ना? अब जी, ये पुल बैक लेवल से जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर गई तो ये इंड्यूसमेंट लेवल बन गया है। जी ओके। पहले था ये पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल, अब है ये इंड्यूसमेंट लेवल। अब पोटेंशियल का लफ्ज इस पे से निकाल देंगे हम। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये एक मेरा क्वेश्चन है। मैं ये पूछ रहा था कि आपने कहा कि पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल को भी आपने मार्क किया। जब हम चार्ट्स पे जाएंगे तो ऑलरेडी हो सकता है जिस तरह अभी इंड्यूसमेंट हो ही है, तो पहले से हुआ होगा, तो अगर हमें उसको रिवाइंड करके सारा डाटा जो है या आप चाह रहे हैं कि हम हर पुल बैक पर एज पोटेंशियल इंड्यूसमेंट लेवल कंसीडर करके और जो जहाँ पर एक्चुअल इंड्यूसमेंट हो। जी जी वसम बशीर भाई, मैं आपको बता देता हूँ, आपका सवाल मुझे पता चल गया। आप ये कह रहे हैं कि अब ये क्योंकि लाइव चार्ट के ऊपर तो मार्केट ने तो ऑलरेडी जो लेवल इंड्यूसमेंट बनाने थे तो बना चुकी हुई है, तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे करें ना? बिल्कुल ऐसे करें जैसे मैंने आपके सामने की है। आप यहाँ पे पुल बैक्स मार्क करते जाएं, पुल बैक्स मार्क करते जाएं, और जिस पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड कर जाएगी वो इंड्यूसमेंट बन जाएगा और बुलिश के केस में,
और बेरिश के केस में आप पुल बैक्स मार्क करते जाएंगे, और जब पुल बैक से ऊपर या करेक्टिव मूव से ऊपर मार्केट ट्रेड कर जाएगी तो इंड्यूसमेंट बन जाएगा। लेकिन थैंक यू सर। आप जब एक फॉर एग्जांपल आप H4 का चार्ट एज एन असाइनमेंट कर रहे हैं मार्क, तो उसके अंदर आप अपने पास यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 1 2 एंड देन इंड्यूसमेंट लेवल। तो आप भी इधर पुल बैक्स मार्क करेंगे, आप करेंगे 1 2 और यहाँ पे इससे नीचे ट्रेड करके तो इंड्यूसमेंट लेवल। ठीक है, तो आप ये एक ट्रेड के अंदर जितने भी आपको मिलते जाएंगे वो आप पुल बैक्स मार्क करते जाएंगे, उनको नंबर देते जाएंगे ताकि आपको ये पता चलता जाए कि कौन से वाले पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है। तो आपको यहाँ पे जो असाइनमेंट आप सबमिट करनी है, सेकंड असाइनमेंट जो है आपकी, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर को भी मार्क करना है। मतलब स्ट्रक्चर से मुराद ये कि आपने ये पाथ भी मार्क करना है, इम्पल्स एंड करेक्शन। उस इम्पल्स एंड करेक्शन के साथ आपने पुल बैक लेवल को भी मार्क करना है, और फिर पुल बैक के बाद आपने इंड्यूसमेंट लेवल को भी मार्क करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इधर ही आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि आप फॉर एग्जांपल ये एक पाथ मार्क कर रहे हैं, यहां से आपने पाथ मार्क करना शुरू किया, ये करेक्टिव मूव हो गई, यहाँ पे ये मुकम्मल नहीं हुई, ये क्योंकि साई से ऊपर ट्रेड नहीं किया था इसने, तो ये हमारे पास पुल बैक नहीं है। मार्केट चलेगी यहाँ पे ऊपर, ये इसने पुल बैक बना दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और ये नीचे आ गई और फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, इस केस में हुआ हमारे पास कि ये हमारे पास बना था एक पुल बैक, उसके बाद ये बना था हमारे पास एक पुल बैक, लेकिन मार्केट अब इससे नीचे ट्रेड कर गई है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे इंड्यूसमेंट लेवल, और ये क्या होगा आपके पास, ये फर्स्ट पुल बैक होगा, ये होगा आपका पुल बैक। आप इस तरह से मार्किंग्स करते जाएंगे, पाथ भी मार्क करेंगे, पुल बैक भी मार्क करेंगे, इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ठीक है, और ये वाली जो आपने जो असाइनमेंट करनी है, ये आपने H4 के ऊपर मार्क करनी है, और आपने 2025 1 जनवरी से लेके अभी तक का जो करंट प्राइस एक्शन है ना, उस पर करनी है H4 टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्क कर लीजिए 1 से, ठीक है, या 28 फरवरी से कर ले, ये 28 फरवरी से आगे 1 मार्च ही स्टार्ट हो गया था, तो 28 फरवरी से आप 28 फरवरी से आगे आप मार्क कर लें ये सारी चीज़ें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और जो डेली चार्ट है वो आप मार्क कर लीजिए 2022 से, जनवरी 2022 से डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आपने ये तीनों चीज़ें, तो बेसिकली आप 3 स्क्रीनशॉट्स आप लोग सबमिट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका असाइनमेंट नंबर 2 क्रिएट कर देता हूँ, और जो चीज़ें मैंने आपको, जो इंस्ट्रक्शंस अभी आपको दी हैं वो भी इसमें लिख लेता हूँ। वालेकुम इसाम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इसाम भाई, यहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब आपने जैसे डे 1 का कहा कि 2022 से करना है, तो 2022 से लेकर 2025 तक सारा ही करना है, या फिर इसमें मतलब एक एक दो सेकंड शॉट्स देने हैं? वो आप कंप्लीट आपको नज़र आ जाएगा ना। आप अगर एक ही स्क्रीनशॉट में आ गया तो ठीक है, मल्टीपल स्क्रीनशॉट 2-3 अगर हो गए तो 2-3 कर देना, कोई मसला नहीं है। नहीं असल में वो मैं इस वजह से कह रहा था कि अगर H1 का देखें ना, अगर मार्च से भी करें तो बहुत सारे मतलब है ना, कोई 7-8 स्क्रीनशॉट बन जाएंगे इसके, तो इस वजह से कह रहा था। कोई बात नहीं, कर दें 7-8 कर दें, जैसे आपको आसानी लगे वैसे कर दें। मतलब वो करना पूरा ही है, मतलब H1 का मार्च से लेके अभी तक का, और H4 का। जी बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है, ठीक। अपने तौर पे तो आपको इससे भी ज्यादा मार्किंग करनी चाहिए, लेकिन असाइनमेंट के लिए यहाँ तक ही करनी है आपने। जी जी ठीक है एहसान भाई। असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। पावर
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है मेरा जी जी है ना सर। कि इस तरह का कोई केस बनता है हमारे पास कि क्योंकि हम अपना पॉइंट, हर बंदा अपना पॉइंट रिलेटिव ले रहा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, तो कभी आपने ऐसा केस फेस किया हो कि जितने भी आपके मतलब हर बंदे का पॉइंट रिलेटिव होता है तो उससे आपकी मार्किंग डिफरेंट आ जाए, मतलब वो सेम ही रहती है, चार्ट पे यूनिक मार्किंग होती है इंड्यूसमेंट सॉरी इम्पल्स और करेक्शन की, या फिर वो चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन आवर स्टार्टिंग पॉइंट? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस इंड्यूसमेंट एंड पुल बैक के सही है। बाद जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस आएंगी ना, जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग सीखेंगे तो उस पे असल में चेंजेस आनी है। इन मार्किंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, सही है। ये आपने इसी तरीके से मार्क करते रहना बस। ठीक लेकिन हो गया जब सर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना कि इस पुल बैक और इंड्यूसमेंट से हमारे पास एक ना स्ट्रक्चर डिफाइन होना शुरू होता है, रिफाइन होना शुरू होता है, हमें बड़ा क्लियरली नजर आना शुरू होता है कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है। वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा आगे जी पीछे हो जाए ना, तो उससे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज जरूर हो जाता है। लेकिन ये मार्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप करें, खुल के करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सही। सर एक एग्जांपल आपने जो है वो बेरिश ट्रेंड में अभी बताई हमको, और एक जो है वो बुलिश ट्रेंड में बताई। मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका पुल बैक का, जी मुझे यानी ये जो मुझे मैं सीखा हूँ ये कि इसमें वो ऑफसेट कर रहा है पुल बैक, यानी जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ऑफसेट कर रहा है बुलिश में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो ठीक। असाइनमेंट नंबर 2 मैंने आपके पास पोस्ट कर दी है, वो आप देख लीजिए, आपको मेरे ख्याल से नज़र आ गई होगी। डिस्कॉर्ड पे आपको नज़र आ गई होगी। ठीक है, तो अब बाकी ऑब्जेक्ट ट्री की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मतलब ये मैं आपको इस तरीके से समझाना चाह रहा था कि अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से आप सफाई के साथ फ्री वर्जन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको पेड वर्जन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप समझें कि अब ज़रूरत पड़ गई आपको पेड वर्जन की, तो ही लीजिएगा। लेकिन जब तक हम लर्निंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी पेड वर्जन की। जब हम ट्रेड एंट्री मॉडल्स एंड लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके चीज़ों को चेक करना शुरू करेंगे, तब पड़ती है ज़रूरत। तो तब बेशक आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, पेड वर्जन सिर्फ एसएमटी के लिए काम आता है या और भी कोई फायदे होते हैं उसके? किसके लिए काम आता है? ठीक है, मैंने सुना है इस एसएमटी जो होता है डाइवर्जेंस, दो स्क्रीनें खुलती हैं जो। अच्छा, जो है ना फ्री वर्जन, उसके अंदर हमारे पास जो लेआउट होती है ना, वो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमारे पास लेआउट भी एक होती है, जिस तरह यहाँ पे मैंने मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट की हुई हैं, वो आप मल्टीपल उसमें लेआउट्स जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते। आप जब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई आपके इस सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ एक ही अलाउ है। ठीक है, और उसके बाद जो लेआउट सेटअप है ना, ये वाला कि आप जी, 2 स्क्रीन ये इसकी खोलते बात हैं, कर रहा हूँ। 3 खोलते हैं, 4 खोलते हैं, ये भी सब पेड के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। फ्री के अंदर आपको एक ही मिलती है। ठीक है, इसका तो एक एक्सटेंड जी लेकिन बताएं। सिंगल सेटअप के अंदर आपको एसएमटी डाइवर्जेंस जब मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने सिंगल में कैसे इस्तेमाल करना है एसएमटी डाइवर्जेंस को। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एसएमटी डाइवर्जेंस के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे पेड वर्जन। पेड वर्जन बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम्स के लिए यूज़ करना पड़ता है कि आप कहेंगे कि जी मेरे पास कस्टमाइज्ड टाइम फ्रेम्स नहीं खुल रहे, या मेरे पास कोई सेकंड्स के चार्ट के ऊपर मैं कोई चीज़ आके देखना चाह रहा हूँ तो वो नहीं खुल रहा, और मैंने कोई मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट करनी है, वो मेरे पास नहीं खुल रही हैं। तो उस तरह की लिमिटेशंस जो है ना, वो आपकी एड्रेस होंगी सिर्फ पेड वर्जन के ऊपर। लेकिन
मेरा नहीं उसको ख्याल तो कि आप उसको तो भी बड़ा टाइम है जी अभी है टाइम उन चीजों को समझने के लिए, वो तो बड़ा बड़ा टाइम है हाँ उनको कम ना से कम अभी। महीना एक है। अगर आप तेज समझ के चीज़ों को जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी करते रहे और आपको चीज़ें समझ आती रहीं तो महीने के बाद आप पहुंच जाएंगे वहां तक। उस थोड़ी सी कंफ्यूजन इस चीज में होती है, काफी वीडियोस भी देखी हैं। एक मर्तबा हम मतलब स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए बुलिश को वहां पे समझ आ जाती है सीधा सीधा, लेकिन जब हम बेरिश को शान करते हैं ना उस भाई, वक्त थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। शान भाई आपने एसएमटी का नाम सुना है अब्दुल्ला से खाली, ठीक है? मैं आपको उसका काम भी बताऊंगा, टेंशन फ्री हो जाएं, ठीक है, ठीक है? ठंडा करके ठीक है। खाएं। सर ये ऑब्जेक्ट ट्री में सिलेक्शन कंट्रोल प्रेस करने से होती है मल्टीपल चीज? ऑब्जेक्ट ट्री के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो तो आप इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे एक पे क्लिक करके ना शिफ्ट दबाएंगे और फिर लास्ट वाले को क्लिक करेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और भाइयों, जिनका हैंड्स फ्री का इशू है वो अपनी हैंड्स फ्री फिक्स कर लें। अभी फ़िलहाल तो कोई हमने ज़्यादा इंटरेक्शन इस सेशन में तो नहीं की, लेकिन आगे जिस तरह से हमारे पास टॉपिक्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे तो आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस। मैं हर हर मोड पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे आपको इंगेज करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो कुछ और एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आसिफ सलीम भाई को देखा था, ये पता नहीं किसी कोई गेम खेलने लग पड़े थे, पता नहीं कैसे गेम खेल रहे थे। तो बाद में इनका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। आसिफ भाई आपका भी जो है ना सख्ती आने वाली है आप पे। नहीं सर, वो मैं गेम नहीं खेल रहा, वो एक ऐड सा आया था सामने तो मैंने वो देखा क्या, फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। चलो ठीक है, कोई बात। हाँ जी, चलें ठीक है, गेम वाला लगा। हाँ जी, चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर भाइयों फ्राइडे 9 बजे। असाइनमेंट मैंने आपकी पोस्ट कर दी है, और अटेंडेंस जिन लोगों ने मार्क नहीं की हुई वो मार्क कर लें, और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो मैंने फॉर्म शेयर किया हुआ था उस पर अपनी डिटेल्स भी मेंशन कर दें, ठीक है? और सर जी वीडियो आप आज आज अपलोड करेंगे कि सुबह करेंगे? वीडियो इंशाल्लाह ये वाली सुबह हो जाएगी इंशाल्लाह अपलोड। चेन्नई को तो दोबारा भी देखने प्रैक्टिस से कर। ठीक है, चलें, ओके भाइयों, ठीक है ख्याल रखिएगा जी। सर अटेंडेंस कहाँ पे शो हो रही है? अस्सलाम। अटेंडेंस जो है ना चैट के अंदर मैंने लिंक भेजा था, मैं एक दफ़ा उसको आपके पास रिप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे इस वाले मैसेज पे क्लिक करेंगे ना, मैंने जो चैट में किया है इस मैसेज पे क्लिक करेंगे, आप सीधा अटेंडेंस पे चले जाएंगे, ठीक है? ओके भाइयों, टेक केयर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फ्राइडे को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप मजीद पॉलिश करना चाहते हैं तो जो डिस्कशन मेरी बैच नंबर 2 के साथ हुई उसको जरूर देखिएगा, आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।